नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी नियमों का मसौदा तय। 9 नियमों में से जीएसटी परिषद ने मंजूर किए 4 नियम। राज्यसभा में 5 अप्रैल को होगी चर्चा। कैबिनेट ने मोटर व्हीकल कानून संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण के लिए आधार होगा अनिवार्य। अगले हफ्ते संसद में बिल होगा पेश। अन्ना द्रमुक के पनीरसेल्वम खेमे को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव चिन्ह बिजली के खंभे को 2 पत्तियों की तरह पेश करने का आरोप। 3 अप्रैल तक मांगा जवाब। पोलैंड में भारतीय छात्र पर हमला। पोजुन शहर में अनजान शख्स ने ट्राम में किया वार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय राजदूत से मांगी रिपोर्ट। और इंडिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु। क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को सीधे सेटों में दी मात। दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून से मुकाबला आज। जीएसटी परिषद की कल अहम बैठक हुई। इसमें परिषद ने जीएसटी कानूनों के तहत बनने वाले नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। परिषद ने कानून लागू करने के लिए बनाए गए 9 नियमों में से 4 नियमों के मसौदों को मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूएशन, ट्रांजिशन, प्रोविजनल और कंपोजिशन के लिए जीएसटी नियमों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। जीएसटी की अगली बैठक 18 और 19 मई को श्रीनगर में होगी। सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में जीएसटी के नियम और दरें समय रहते तय करना बेहद जरूरी है। लोकसभा से 29 मार्च को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया था। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर 5 अप्रैल को चर्चा होगी। Today is the position stand out of the 9 set of rules. The original 5 which we had approved have been corrected in terms of the amendment and brought in consonance with the Act. Those now become final. And the 4 new rules have been tentatively approved, will be put in public domain, and in the next meeting will be taken up for consideration. आज से नए बजट के प्रावधान लागू हो जाएंगे। रेल टिकट पर सर्विस चार्ज कम होने से टिकट की बुकिंग सस्ती हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा घर खरीदने या घर बेचने वाले व्यक्तियों को होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पर टैक्स में रियायत अब घर के कॉर्पोरेट एरिया के आधार पर मिलेगी। पहले ये बिल्डअप एरिया के हिसाब से मिलती थी। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के 2 साल बाद घर बेचता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 3 साल थी। आज से ही व्यक्तिगत आयकर के नए नियम लागू होंगे। अब 2.5 से 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 5% की दर से टैक्स देना होगा। पहले यह दर 10% थी। जीएसटी को देखते हुए सरकार ने एक्साइज और कस्टम ड्यूटी की सीमा में कोई बदलाव नहीं किए थे। आज से सिर्फ लाभ वाले फैसले ही लागू नहीं होंगे, बल्कि कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो जेब पर भारी पड़ सकते हैं। बैंक में 1 महीने में सिर्फ 3 बार ही पैसे जमा कराए जा सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा बार डिपॉजिट करते हैं तो हर बार 50 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। इसके साथ ही अब बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आज से नकद लेन देन की सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी गई है। आज से ई फाइलिंग की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो गई है। इसकी खासियत है कि अब आईटीआर फॉर्म 1 जिसे सहज के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ 1 पन्ने का होगा। इस फॉर्म के जरिए 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोग अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भर सकेंगे। अब टैक्स की गणना और छूट से संबंधित कॉलम्स को सरल और छोटा कर दिया गया है। इसी के साथ आईटीआर 2, आईटीआर 2A और आईटीआर 3 फॉर्म्स की जगह सिर्फ 1 आईटीआर 2 फॉर्म होगा। ये फॉर्म उन करदाताओं के लिए होता है जिनकी आमदनी कारोबार, किसी नौकरी या कैपिटल गेन से नहीं होती। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे 2 करोड़ आयकरदाताओं को फायदा मिलेगा। नए वित्त वर्ष में सरकारी तेल कंपनियां आम आदमी के लिए राहत लेकर आई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 77 पैसे की कटौती की गई है। वहीं डीजल 2 रुपए 91 पैसे सस्ता हो गया है। नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू हो गई हैं। इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल का दाम 71 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 59 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है।
शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। लंबे वक्त से लंबित पड़े मोटर व्हीकल बिल को शुक्रवार शाम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल में रोड सेफ्टी और ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बिल को अगले हफ्ते संसद में लाया जा सकता है। इस बिल में रोड सेफ्टी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा सरकार ने नई मेगा पावर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की अवधि 60 माह से बढ़ाकर 120 महीने कर दिया गया है। इस तरह से इन्हें 5 साल की जगह 10 साल तक कर राहत मिलेगी। इसके अलावा बैठक में न्यू यूरिया पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन यूरिया प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी जारी रखने की खातिर किया गया है। वहीं कैबिनेट ने HMT वॉचेस लिमिटेड के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित 208.35 एकड़ की जमीन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HEC की खाली पड़ी करीब 675 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद HEC को करीब 74 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। बाल मजदूरी की कमी लाने के लिए कैबिनेट ने विश्व मजदूर संगठन के 2 रेटिफिकेशंस को भी मंजूरी दी है। उधर राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने बुंदेलखंड के किसानों के कर्ज माफी के लिए गैर सरकारी संकल्प पेश किया। इस पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो परेशान किसानों की मदद की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए बुंदेलखंड के किसानों के लिए सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। फसलें न होने से किसान परेशान है, आमदनी का कोई और जरिया न होने से लोग या तो गांव से पलायन कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज ले रहे हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। तकरीबन सभी दलों के सांसदों ने बुंदेलखंड के किसानों की हालत पर चिंता जाहिर की। सरकार को कोसने की बात नहीं कहेंगे, हम सभी लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के बुंदेलखंड के विकास के संदर्भ में सोचें। वन, खनिज, कृषि, जल, उद्योग, पर्यटन को ही आधार मानकर हम लोग इस इलाके का विकास कर सकते हैं। छोटे छोटे जो नदी है उस नदी को बर्बादी की ओर ले गया है, जिसके कारण से आज किसान पानी के लिए बर्बाद हो रहे हैं। साथ साथ किसान के साथ साथ आम नागरिक भी वहां पर जो है सो बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि वो इस इलाके के किसानों की मदद के लिए कई कदम उठा रही है। वहां के किसानों को अच्छे बीज मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, इसके लिए भी हमारे विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मदद करें। राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर में कर्ज माफी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। तमिलनाडु के किसानों के केरल से राहुल गांधी मुलाकात करने गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब और किसानों की अनदेखी कर रही है। इनकी आवाज न हिंदुस्तान की सरकार न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपया 50 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। इनकी क्या गलती है? इनकी क्यों नहीं मदद हो रही है? इनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? डीएमके नेता कनिमोझी ने भी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में किसानों की हालत खराब है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रही है। DMK has been raising this time and again in the parliament, but there's no assurance from the central government that the loan will be waived. It's just not only Tamil Nadu, it's all over India that the farmers are in such a plight, but the central government is not responding to it. पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए करीब 200 किसान धरने पर बैठे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों समेत कई पार्टियों के नेता इन किसानों के समर्थन में पहुंचे। संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रपति से मिल चुका है।
लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। किसान चाहे सहकारिता बैंक से ऋण लेता हो चाहे किसी बैंक से, उसको ये राज सहायता 5% भारत सरकार के खजाने से, 4% किसान को लगता था। कई राज्य सरकारों ने अपने राज खजाने से देना शुरू किया है। किसानों का दावा है कि इस साल तमिलनाडु में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान शरीर पर आधा कपड़े पहने और हाथ में मानव खोपड़ी लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। तमिलनाडु के साथ ही महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में किसानों के कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश CS कन्नन कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। भारतीय न्याय के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा जज की पेशी हुई है। कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कन्नन को 4 हफ्ते का समय दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कन्नन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की खंडपीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार वापस देने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया है। Not to attend the judicial work and administrative work. Without hearing my say, the honorable judges passed that impugned order, which is against the principle of natural justice and also against the prime articles 1421 of the Constitution. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जस्टिस कन्नन से पूछा कि क्या वो बिना शर्त माफी मांगना चाहते हैं। साथ ही क्या कन्नन अपनी वो शिकायत वापस लेना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जजों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। जस्टिस कन्नन ने इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे आरोप लगाए। Violated the principle of natural justice and the prime articles 1421 of the Constitution. As such, the honorable judges functioning and operating judicial power with malafide intention, besides possessing vengeance against the Dalit judge. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को जस्टिस कन्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कन्नन के पेश नहीं होने के बाद ये कदम उठाया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के GDP ने जस्टिस कन्नन के घर जाकर वारंट तामील कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब दुकानों से जुड़े नियम में राहत दी है। 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों में अब 500 मीटर की जगह 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। यह आदेश सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने साफ किया कि जिन शराब कारोबारियों को लाइसेंस 15 दिसंबर 2016 के निर्णय से पहले मिला है वो 30 सितंबर तक दुकान चला सकते हैं। बाकी को 1 अप्रैल से दुकानें बंद करनी होंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला खत्म करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने यह मामला दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश को खत्म कर दिया जिसके तहत गिरफ्तारी, पूछताछ और आरोप पत्र दायर करने पर रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों के साथ हवा, पानी, नदियों, धाराओं, स्रोतों, जंगलों को इंसान का दर्जा दिया है। अदालत ने नमामि गंगे से जुड़े सभी विभागों को ध्यान रखने को कहा है। साथ ही अदालत ने इन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अदालत ने गंगोत्री और यमुनोत्री पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हालांकि ये तेजी से कम होता जा रहा है। पिछले 25 साल में ये 850 मीटर से ज्यादा कम हो चुका है। इससे पहले 20 मार्च को एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अदालत ने गंगा नदी को लिविंग पर्सन की संज्ञा दी थी। गुजरात में गोहत्या के लिए 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गुजरात विधानसभा ने कल इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पारित कर दिया। अब गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा होगी। नए कानून में जुर्माना राशि को दुगना कर दिया गया है। गौ हत्या पर 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। गौ मांस बेचने और रखने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। बिल में गौ हत्या के लिए अधिकतम सजा 10 साल रखी गई थी, लेकिन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने इसे आजीवन करने का प्रस्ताव रखा जिसे मंजूर कर लिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के ओ पनीरसेल्वम गुट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पनीरसेल्वम खेमे को, उसके चुनाव चिन्ह बिजली के खंभे को अन्नाद्रमुक के मूल चुनाव चिन्ह 2 पत्तियों की तरह पेश करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वीके शशिकला खेमे ने शिकायत में पनीरसेल्वम खेमे पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नोटिस जारी करने से पहले आयोग ने खुद भी जांच की थी। आयोग ने इस मामले में 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब रजाक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर की उम्मीद है। एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब रजाक गुरुवार से 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को मलेशिया प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री पलनीसामी से चेन्नई में मुलाकात की। भारत की परंपरा असहिष्णुता को कभी जगह नहीं देती, क्योंकि आपसी सह अस्तित्व और समझ के साथ विविधता में एकता देश की मजबूती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर कल ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस विविधता को संभालना इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 200 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि देश में सभी प्रमुख 7 धर्मों के अनुयायी हैं। विश्व में कहीं भी इतनी जातीय विविधता नहीं है। असम में विकास की प्रचुर संभावनाओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय जल मार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली यहां के आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है। महोत्सव में पारंपरिक खेल, ब्रह्मपुत्र की आरती, फिल्म शो और सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। महोत्सव का मकसद ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पर्यटन, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देना है। उद्घाटन सत्र में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शुक्रवार को 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 4 के सिर पर 1 लाख का नकद इनाम था। इनमें से 25 नक्सली दरभा डिवीजन की कांगेर घाटी में सक्रिय थे। कई घातक नक्सली हमलों को अंजाम दे चुके हैं, जबकि 8 नक्सली बारसूर इलाके में सक्रिय थे। पुलिस ने आत्मसमर्पण को बड़ी कामयाबी बताया है। नक्सलियों को 10,000 की आर्थिक मदद दी गई। इनका राज्य सरकार की नीति के तहत पुनर्वास किया जाएगा। वहीं पुलिस ने बीजापुर से 2 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में माओवादियों ने शुक्रवार देर रात डोलाकुल रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम को विस्फोटक से उड़ा दिया। रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ भी की। मौके से कुछ पोस्टर्स भी मिले हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे का विरोध किया गया है। भुवनेश्वर में 15 अप्रैल से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होनी है। हमले के बाद पुलिस का विशेष दस्ता और सीआरपीएफ के जवानों को मौके पर भेजा गया और इलाके में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बात मौसम की करेंगे। गर्मी ने मार्च में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 10 से ज्यादा राज्यों में लोग झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल हैं। महाराष्ट्र में गर्मी से 2 लोगों की मौत की खबर है। कई शहरों में तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विदर्भ के चंद्रपुर में देश में सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में कल का दिन 2011 के बाद मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। ये नजारा है नागपुर की सड़कों का, जहां झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं। शुक्रवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। कुछ ऐसी ही हालत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की भी है। विदर्भ इलाके के अकोला में भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 5.3 डिग्री ज्यादा है।
एकदम यानी गर्मी इतनी बढ़ गई है कुछ दिनों से, उसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। घर से निकलो तो एकदम पानी पानी जी और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसके वजह से ऐसे लगता है कि यानी 12 बजे के बाद घर से निकलो ही नहीं। देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली में बीते हफ्ते 4 दिन में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा और 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो बीते सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर में तापमान ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाड़मेर में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी गुजरात में भीषण गर्मी पड़ रही है। ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। कि दोपहर को 12 से 4 बजे तक कृपया आप घर में ही रहिए। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अगर बाहर निकलते हैं तो छाया में चलना पसंद करें। डायरेक्ट सन का जो स्ट्रोक होता है उससे आपको बचना चाहिए। 2016 में गर्मी और लू से 1111 मौतें हुई थी, जबकि 2015 में 2040 लोगों की मौत हुई। पिछला साल अब तक का सबसे गर्म साल रहा और हर दशक के दौरान तापमान में औसत 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। इसके मद्देनजर राज्य सरकारों और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पोलैंड में एक भारतीय छात्र पर हमले का मामला सामने आया है। हालांकि छात्र सुरक्षित है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार रात ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने पोलैंड में भारतीय राजदूत अजय बिसारिया से पूरी रिपोर्ट मांगी है और मामले के हर पहलू की जांच का भरोसा दिया है। खबरों के मुताबिक पोजिन शहर में एक भारतीय छात्र को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया गया। राजदूत अजय बिसारिया ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बुधवार को पोजिन की एक ट्राम में छात्र पर हमला हुआ। हाल के दिनों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भारतीयों पर हमले की वारदातें सामने आई हैं। स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराए जाने को लेकर औपचारिक गुजारिश कर दी है। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जिन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे को शुक्रवार को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा कि स्कॉटलैंड यूरोप का एकल बाजार नहीं छोड़ना चाहता और स्कॉटलैंड के लोगों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटेन ने 3 दिन पहले ही यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की है। निकोला स्टर्जिन ने मांग की है कि यह प्रक्रिया पूरी होने से पहले जनमत संग्रह करा दिया जाए। पिछले साल हुए जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड ने यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए वोट किया था, जबकि ब्रिटेन ने अलग होने के लिए वोट किया। 28 मार्च को स्कॉटलैंड की संसद में ब्रिटेन से अलग होने के लिए फिर जनमत संग्रह कराए जाने को लेकर सहमति बनी थी। पाकिस्तान के कबायली इलाके में कल आतंकी हमले में 24 लोगों की जान चली गई। परचिनार इलाके में इमाम बारगाह के बाहर एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। हमले में करीब 100 लोग घायल हुए हैं। इमाम बारगाह व्यस्त बाजार में है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमलावर एक कार में आया और खुद को बम से उड़ा लिया। घायलों में से कई की हालत गंभीर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर किताब कंधमाल का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विमोचन किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने किताब का विमोचन किया। ये किताब उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और सौम्या उमा ने लिखी है। ओडिशा के कंधमाल में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की वारदात को सांप्रदायिक लोगों ने अंजाम दिया था। कल विमोचन के मौके पर कई मशहूर हस्तियां भी मौजूद थीं। बात बैडमिंटन की। इंडिया ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु ने अपनी हमवतन खिलाड़ी साइना नेहवाल को हरा दिया। इस जीत के साथ ही सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने साइना को 21-16, 22-20 से हराया। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सिंधु की साइना पर यह पहली जीत है। अब सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सुंग जी ह्यून से होगा। वहीं पुरुष एकल में समीर वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। समीर को क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने 24-22, 21-19 से हराया। I do not believe it. The first service error of the match. She's done it. और अब आखिर में हेडलाइंस।
जीएसटी नियमों का मसौदा तय, 9 नियमों में से जीएसटी परिषद ने मंजूर किए 5 नियम। राज्यसभा में 5 अप्रैल को होगी चर्चा। कैबिनेट ने मोटर व्हीकल कानून संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण के लिए आधार होगा अनिवार्य। अगले हफ्ते संसद में बिल होगा पेश। अन्नाद्रमुक के पन्नीरसेल्वम खेमे को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव चिन्ह बिजली के खंभे को 2 पत्तियों की तरह पेश करने का आरोप। 3 अप्रैल तक मांगा जवाब। पोलैंड में भारतीय छात्र पर हमला। पोज़न शहर में अनजान शख्स ने ट्राम में किया वार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय राजदूत से मांगी रिपोर्ट। इंडिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को सीधे सेटों में दी मात। दक्षिण कोरिया की सोंग जी ह्यून से मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।